जो लोग इस देश की सत्ता की तरफ लपलपाती जीभ लेकर खड़े हुए थे, वो लोग कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे पंडित जवाहरलाल? हिंदुस्तान का सबसे अय्याश व्यक्ति, जिसको इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनने का गौरव मिला, वो मेरे लिए दुर्भाग्य था। और वो आदमी इस हद तक अय्याश था कि एक औरत दो और उससे जो चाहो करवा लो। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी बीवी का इस्तेमाल पंडित नेहरू के लिए किया, और यह बात अब एक ओपन सीक्रेट है। दसियों किताबें आपको मिल जाएंगी, जिनको आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि पंडित नेहरू किस किस्म का व्यक्ति था। और पंडित नेहरू के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब डिबेट चलता था, तो वो डिबेट क्या होता था उसको समझिए। एक बार एक विलियम विल्बरफोर्स नाम का एमपी था, उसने पंडित नेहरू के बारे में स्टेटमेंट किया अपने पार्लियामेंट में, इंग्लैंड पार्लियामेंट। उसने कहा कि पंडित नेहरू शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, लेकिन दिमाग से 100% खरा अंग्रेज है, इसलिए इसके हाथ में सत्ता दो, बिल्कुल सुरक्षित है। और उसने वो भी माना। ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता दी गई और वो सत्ता देने का नाटक चला, और उस आदमी के हाथ में सत्ता देने के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर के बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। उनमें 2-3 एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है जो समझने चाहिए। हिंदुस्तान में 1947 तक अंग्रेजों की 127 कंपनियां काम कर रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन को चिंता यह थी कि अगर हिंदुस्तानी आजाद होने के बाद सारी अंग्रेजी कंपनियों को हिंदुस्तान से भगा देंगे तो ये जो लूट हो रही है, ये जो संपत्ति मिल रही है, ये जो पैसा आ रहा है, ये बंद हो जाएगा। तो पंडित नेहरू के साथ लॉर्ड माउंटबेटन की चर्चा हुई, और पंडित नेहरू ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम अंग्रेजों की एक कंपनी को भगाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी 126 कंपनियों को हिंदुस्तान में रख लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ माहौल बना हुआ है, इसलिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को विदा कर दो, बाकी जो अंग्रेजी कंपनियां हैं उनको इसी देश में हम रख लेंगे। और उनमें से 1-2 नाम मैं आपको गिना दूं जिनको पंडित नेहरू ने जाने नहीं दिया। ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड, ये अंग्रेजों की कंपनी, आज की नहीं, सन 1890 की। लिप्टन इंडिया लिमिटेड, ये अंग्रेजों की कंपनी, आज की नहीं है, सन 1892 की, आज से 100 साल 150 साल पहले की कंपनी। और ऐसी 126 कंपनियों को पंडित नेहरू ने बाकायदा ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट करके अंग्रेजों की कंपनियों को रखा। तो आजादी का मतलब क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा देंगे और बाकी अंग्रेजी कंपनियां जो इस देश को लूट रही हैं उसको नहीं भगाएंगे। और इतना ही नहीं, उसके बाद दूसरी बात जो हुई वो उससे भी ज्यादा खतरनाक मैं मानता हूं। 1946 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ, आजादी का कानून, भारत की आजादी का कानून। और मेरे जैसे नौजवान से अगर पूछा जाए तो हिंदुस्तान को ब्रिटेन के पार्लियामेंट से कानून पारित करने के बाद आजादी दी गई है, हमने आजादी ली नहीं। क्योंकि यह तो मैं बहुत बेचारगी की स्थिति मानता हूं कि कोई हमको कानून पारित करके आजाद करे। और पार्लियामेंट के नियम होते हैं, अगर मान लीजिए आज पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया और उस कानून के पारित होने के बाद हमको आजाद किया, कल को अगर वो पार्लियामेंट उस कानून को वापस ले ले तो हमारी आजादी का होगा क्या? इसलिए यह सबसे गंभीर सवाल था कि 1946 में इंग्लैंड का पार्लियामेंट अगर इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट पारित करता है और उस एक्ट को पारित करने के आधार पर इस देश में कुछ लोगों का चुनाव होता है, जिनकी संविधान सभा बनाई जाती है, और उस संविधान सभा के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता। और कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या बना है? 1935 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल पारित किया इस देश पर शासन करने के। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल था वो हिंदुस्तान को उन्होंने अगले 1000 साल तक गुलाम बनाए रखने के लिए पारित किया था। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को आजादी के बाद हिंदुस्तान के संविधान का आधार बनाया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। दुनिया में कोई भी देश जब आजाद होता है तो पुरानी व्यवस्थाओं को बनाकर नहीं रखता, उठा के फेंक देता। फ्रांस भी अंग्रेजों का गुलाम रहा, और फ्रांस ने 1790 में जब वहां क्रांति हुई और फ्रांस की आजादी आई तो फ्रांस ने अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान, फ्रांसीसी लोगों ने अंग्रेजों के बनाए हुए कानून सब उठा के फेंक दिए, तब फ्रांस आजाद हुआ। अमेरिका भी गुलाम रहा है यूरोप के लोगों का, और जब अमेरिका में आजादी आई, अमेरिका अपने सिविल वॉर से बाहर निकला और अमेरिका जब आजाद हुआ तो अमेरिका की आजादी के बाद भी वहां के लोगों ने अंग्रेजों के बनाए हुई जितनी व्यवस्था और कानून थे सब उठा के फेंके। तो मैंने मेरे देश के पुरखों से यह पूछने का सवाल है मेरा
और ये मेरा हक बनता है कि जिस 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को अंग्रेजों ने इस देश पर शासन करने के लिए बनाया था, उसको हिंदुस्तान के लोगों ने फेंका क्यों नहीं उठा के, क्यों उसको हिंदुस्तान के संविधान का आधार बनाया? और जो संविधान अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के आधार पर खड़ा हुआ है, वो संविधान इस देश का भला कर नहीं सकता, उस बात से मैं कन्विंस हूं। और आप देख लीजिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल मैंने निकलवाया और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को एक बाजू में रखा और हिंदुस्तान के संविधान को दूसरे बाजू में रखा। फर्स्ट एक्ट के 95 जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनकी भाषा जैसी की तैसी है, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला गया उसमें। माने जो कुछ अंग्रेजों ने तय कर दिया था, उसी को आजाद हिंदुस्तान के अय्याश प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान का संविधान मान लिया। ये आजादी कैसी आजादी? और उससे भी ज्यादा तीसरा गंभीर सवाल मैं ये उठाता हूं कि जिन कानूनों को अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटने के लिए बनाया था, वो कानून आज भी क्यों चलते हैं? 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया और 1860 का जो इंडियन पुलिस एक्ट बनाया अंग्रेजों ने, वो जानते हैं क्यों बनाया? क्योंकि 1857 में बगावत हो गई थी, सारे देश में विद्रोह हो गया था। अंग्रेजों को डर लगने लगा था कि अगर 1857 जैसी बगावत अगर फिर से रिपीट हो गई तो हिंदुस्तान को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उस बगावत को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पुलिस की स्थापना की और उस पुलिस को विशेष अधिकार दिए। उनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार था कि पुलिस वाले को डंडा पकड़ा दिया हाथ में, वो आज भी लेके घूमता। और वो जो डंडा पकड़ा दिया पुलिस वाले को हाथ में, उसके साथ कुछ अधिकार दे दिए। क्या अधिकार दे दिए? कि कहीं भी किसी भी जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं तो उसको लाठी चार्ज करने का अधिकार है, बिना चेतावनी दिए लाठी चार्ज करने का अधिकार। अंग्रेजों ने 1860 में ये इंडियन पुलिस एक्ट बनाया अपनी सरकार को बचाने के लिए, ताकि इस देश में बगावत ना हो और इस देश के लोगों की पिटाई करने के लिए, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। वो 1860 का बनाया हुआ इंडियन पुलिस एक्ट आज 1997 में भी चलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी आई नहीं। और उसी साल में अंग्रेजों ने इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया। ये जो कलेक्टर होते हैं ना, ये जो जिला अधिकारी होते हैं, ये इंडियन सिविल सर्विस एक्ट अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के गांव-गांव के लोगों से रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, गांव-गांव के लोगों पर अत्याचार करके लगान वसूलने के लिए कलेक्टर की पोस्ट बनाई थी। वो कलेक्टर की पोस्ट आज 1997 में भी जारी है। 1860 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आज भी चलता है। 1858 में उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया और इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाने के पीछे लॉर्ड मैकाले की बहुत स्पष्ट योजना थी। लॉर्ड मैकाले ये कहा करता था कि इस देश को अगर हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखना चाहते हो तो हिंदुस्तान की स्वदेशी शिक्षा पद्धति को खत्म करो, उसकी जगह पर अंग्रेजी वाली शिक्षा पद्धति लाओ। तो इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे और जो दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे वो इस देश की यूनिवर्सिटीज से निकलेंगे और वही लोग शासन करेंगे तो हमारे हित में करेंगे। ये 1858 में 1858 में अंग्रेजी सरकार ने लागू किया ये एक्ट, और उसी एक्ट के लागू होने के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी बना, बॉम्बे यूनिवर्सिटी बना, मद्रास यूनिवर्सिटी बना। वो कानून 1858 में जो बनाया था वो आज भी चलता है और ये तीनों यूनिवर्सिटीज गुलामी के प्रतीक इस देश में खड़े हुए। 1894 में अंग्रेजी सरकार ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, जमीन को हड़पने का कानून। और जमीन को हड़पने के कानून में हिंदुस्तान में डलहौजी नाम का एक कुख्यात अंग्रेज ऑफिसर था, वो मशहूर था। जहां जाता था, जिस राज्य में जाता था, उसी राज्य की जमीन हड़प लेता था। झांसी की स्टेट उसी ने हड़पी थी जिसके खिलाफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई थी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी अपने स्टेट को बचाने के लिए, उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने का काम जानते हैं किन लोगों ने किया? ये खानदिया सिंधिया खानदान। और ये सिंधिया खानदान वही है जिसके सपूत माधवराव सिंधिया आज भी हीरे की अंगूठी लेके हिंदुस्तान के मंत्री बनकर बैठते। ये वही लोग हैं जिन्होंने झांसी की रानी की हत्या करवाई थी अंग्रेजों के साथ साजिश करके। वो लोग आज भी इस देश को रूल करते हैं। वो गंदा खून जिसने अंग्रेजों की मदद से इस देश को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, वही खून आज भी इस देश में मंत्री बनकर बैठता। उनकी अम्मा एक पार्टी में है और वो दूसरी पार्टी में, और उनका बस चले तो बेटा बेटियों को तीसरी पार्टी में भर्ती कर दे, क्योंकि जिंदगी भर अय्याशी का जो नशा चढ़ गया है वो उतरता नहीं है। राजे महाराजे अब एक दूसरे किस्म के पैदा हो गए।
पहले पुराने जमाने के राजे महाराजे और होते थे, अब ये नए राजे महाराजे पैदा हो गए। तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वो सारे कानून जो इस देश में चलते हैं, अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान का आधार जो इस देश में चलता है, और सबसे बड़ी बात 1946 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जिसके आधार पर हमको आजादी मिली। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में आजादी आई नहीं, बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा फरेब आपके साथ हुआ। और एक आखिरी बात इस आजादी के बारे में और कह दूं, जब लॉर्ड माउंटबेटन इस देश को आजाद करने की बात कर रहा था तो इस देश के बहुत सारे ज्योतिषी थे, पुराने दस्तावेज मैंने बहुत इकट्ठे किए, और उनको जब मैं देख रहा था तो 1945 से इस देश में बहुत सारे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करना शुरू किया, और सारे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करना शुरू किया, और सारे ज्योतिषी इस बात पर सहमत थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को आजादी ना ली जाए, वो दिन अच्छा नहीं है। उनके अपने कुछ कैलकुलेशंस होंगे, ज्योतिष का शास्त्र है, ज्योतिष का विज्ञान है इस देश में, और बहुत विकसित विज्ञान है, मैं मानता हूं उसको। और इस देश के उस जमाने के सारे बड़े ज्योतिष शास्त्री कह रहे थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को आजादी मत लीजिए। पंडित नेहरू से मना किया था, सरदार पटेल से मना किया था, लेकिन ये सत्ता के मोह में इतने अंधे थे कि जो कुछ अंग्रेज कह रहे हैं वो ही मानो। और उस जमाने में एक फ्रांसीसी लेखक था, उसका नाम था डोमिनिक लापियरे। उसने लॉर्ड माउंटबेटन से एक इंटरव्यू लिया। डोमिनिक लापियरे ने कई किताबें लिखी, उसमें एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, और ऐसी ही उसकी एक दूसरी किताब है द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड माउंटबेटन। उस दूसरी किताब में उसने लॉर्ड माउंटबेटन से जो इंटरव्यू लिया है वो छापा, और वो मैंने जब पढ़ा तो मेरा खून खौल गया। डोमिनिक लापियरे ने सवाल किया लॉर्ड माउंटबेटन से कि आप हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 की रात के 12 बजे आजाद क्यों करना चाहते हो? ये काम तो दिन में करने के, आजादी लेने और देने के काम तो दिन में होते हैं, रात के 12 बजे तो दुनिया में सबसे ज्यादा कुकर्म होते हैं, आप ये क्यों करना चाहते हो? तो लॉर्ड माउंटबेटन का जवाब जानते हैं क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाब दिया है उस इंटरव्यू में कि मैंने जानबूझकर 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे इस देश को आजाद करने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि मैंने सारे ज्योतिषियों से पता किया है कि 15 अगस्त 1947 का दिन इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का दिन है, और अगर उस दिन इस देश को आजाद किया जाए तो ये देश एक रह नहीं सकता, ये बटेगा, खंड खंड बटेगा। देश को आजाद किया जाए तो ये देश एक रह नहीं सकता, ये बटेगा, खंड खंड बटेगा। तो इसलिए मैंने इस देश को 15 अगस्त 1947 की रात को ही 12 बजे आजाद करने का फैसला किया है, क्योंकि सारे बड़े ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि ये देश खंड खंड टूटेगा, एक नहीं रहेगा अगर इस दिन इस देश को आजादी मिले। एक बात, और दूसरी बात उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसने कही, उसने कहा कि 15 अगस्त 1945 अंग्रेजों के लिए विश्व विजय का दिवस है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान की आर्मी ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया था। क्यों किया था? जापान के ऊपर 2 एटम बम गिराए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, हिरोशिमा और नागासाकी। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और वो सरेंडर जो हुआ था वो इंग्लैंड की आर्मी के सामने हुआ था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि 15 अगस्त 1945 को जापान के सैनिकों ने हमारे सामने सरेंडर किया है, वो हमारा विश्व विजय का दिवस है, इसलिए हम 15 अगस्त 1947 को ही आजाद करेंगे। और इस बात को पंडित नेहरू जानते थे, सरदार पटेल भी जानते थे, बहुत लोग जानते थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे आजादी लेना इस देश के ज्योतिष शास्त्र के सारे कानूनों के खिलाफ है। और बहुत सारे ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि आप आजादी लेोगे और 1-2 साल के बाद यह देश टूट जाएगा, और वो टूटा, पाकिस्तान अलग हुआ, वही हुआ। और आगे भी उन्होंने यही अभिशाप दिया कि यह देश आगे भी खंड खंड टूट सकता है, और उसकी तैयारी चल रही है। कश्मीर अलग हो जाए, पंजाब अलग हो जाए, आसाम अलग हो जाए, नागालैंड अलग हो जाए, त्रिपुरा अलग हो जाए, झारखंड अलग हो जाए, ये सारे आंदोलन इस देश में चल रहे हैं, और सभी आंदोलनों को अमेरिका और यूरोप से भरपूर हथियार मिलते हैं, पैसा भी मिलता है। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो इस देश में करोड़ों करोड़ों रुपए का फॉरेन फंड आता है, करोड़ों करोड़ों रुपए की AK-47 राइफल आती है वाया पाकिस्तान या वाया चीन के बॉर्डर से, ये तिब्बत के इलाके में हमारे देश में घुसाई जाती है, और उन्हीं हथियारों से लेकर इसी देश के कुछ नौजवान जिनको बरगलाया गया है, वो इस देश को खंड खंड बांटने का आंदोलन कर रहे हैं। आपको मालूम है नागालैंड हिंदुस्तान से अलग होना चाहता। आप नागालैंड में जाइए, वो इस देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसने घोषित किया है कि हमारी राज्य भाषा अंग्रेजी है। भारत के संविधान में कहीं नहीं, ये नागालैंड में चलता है।
और नागालैंड में मैं गया पिछले साल, तो पिछले साल जब मैं दीमापुर जा रहा था, कोहिमा से दीमापुर, तो रास्ते में मुझको रोक दिया और रोकने के बाद पुलिस वाले ने कहा कि आपके पास वीजा है। तो मेरे अंदर से पहले कपकपी सी छूटी, मैंने कहा वीजा मांग रहे हो? मेरे ही अपने देश के एक गांव में जाने के लिए वीजा के? हाँ, आपको वो सारे परिपत्र चाहिए, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो बॉर्डर पे दूसरा आदमी खड़ा था, उसने कहा कि आप हिंदुस्तान से आया। मैंने कहा आप हिंदुस्तान का नहीं है? कि हम हिंदुस्तान का नहीं है, हम हिंदुस्तान से अलग होना मांगता। ये बात नागालैंड में घुसी हुई है, और आप नागालैंड जाइए, आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने कितने बड़े लेवल पे पैसा बांट बांट कर वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करा के, सिर्फ धर्म ही परिवर्तन नहीं कराया, उनको हिंदुस्तान से अलग करना है, यहां तक मानसिकता बना दी। और कल को आपको यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अलग नागालैंड की मांग करने वाले कुछ लोग वहां खड़े हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान के ऐसे दसियों प्रदेश हैं जिनको अलग अलग हिंदुस्तान से बांटना है, और इसकी पूरी प्लानिंग अमेरिका में CIA के लोग बैठकर बनाते हैं, क्योंकि बिल क्लिंटन इस बात को कह चुके हैं, उनके पहले रोनाल्ड रीगन भी कह चुके थे कि हिंदुस्तान और चीन हमारी हिट लिस्ट में नंबर 1 है। सोवियत संघ को तो हमने तोड़ दिया जैसे तोड़ना था, अब तोड़ने के लिए 2 ही देश हमारे सामने हैं, या तो चीन है या भारतवर्ष। तो भारतवर्ष को तोड़ना है, उसके तरीके वो जानते हैं, चीन को कैसे तोड़ना है उसके तरीके वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभिशाप आज का नहीं है, ये 1947 का। इसलिए मैं कहता हूं आजादी झूठी, इस आजादी का कोई मतलब नहीं। और ये एक और आखिरी बात कि इस देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बांझ है, वैश्या है। वो आदमी अहिंसा की बात करने वाला, कटु शब्द भी उसके मुंह से ना निकले ऐसा व्यक्ति था, गाली तो कभी उसके मुंह से निकलती नहीं थी। उस आदमी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को बांझ और वैश्या कहा, और इसलिए उस आदमी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। तो कांग्रेस तो खत्म नहीं हुई, लेकिन गांधी को खत्म कर दिया इन कांग्रेसियों, क्योंकि वो उनके रास्ते में आड़े आने लगा था, और वो कहता था कि ये कांग्रेसी ऐसे ही इस देश को लूटेंगे जैसा ब्रिटिशर्स इस देश को लूटते रहे, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम इस देश के लिए है नहीं, और अंग्रेजों ने जबरदस्ती इस देश पर लादा है वो सिस्टम। आज हम देख रहे हैं कि वो लूट कितनी बढ़ गई है। आपको याद है, ये कांग्रेसी सरकारों ने पार्लियामेंट में जाने के बाद सबसे पहले प्रिवी पर्स की बात की थी। इस देश में जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, उन राजे रजवाड़ों के लिए सरकार की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता था हर महीने, किसी को 6 महीने पे, किसी को साल भर में। तो ये सारे के सारे एमपीज, उस जमाने के कांग्रेस के एमपीज हल्ला करते थे पार्लियामेंट में कि राजे रजवाड़ों के शासन तो खत्म हो गए, तो ये फिर प्रिवी पर्स क्यों मिलता है इनको? तो एक झटके में इन सबने प्रिवी पर्स खत्म कर दिए। आज वही एमपीज क्या कहते हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा टीए बढ़ाओ, हमारा डीए बढ़ाओ, हमारा एचआरए बढ़ाओ, हमारे अलाउंसेस बढ़ाओ, और पेट नहीं भरता, कितना खाते हैं आपको अंदाजा नहीं है। एक एक एमपी की तनख्वाह पर इस देश में प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए खर्च होता, आपकी जेब से, मेरी जेब से। और एक एक व्यक्ति से ये जो 2.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है इस देश के एक एक राजे रजवाड़े को पालने के लिए, आप शायद गालियां देते होंगे उस जमाने के राजे रजवाड़ों को, ये आज के जमाने के राजे रजवाड़े बैठे हैं, जिनके बाप जो है एमपी थे, उनका बेटा भी एमपी है और नाती भी एमपी बने, इसकी कोशिश करते हैं, चाहे उसमें दम हो या ना हो। माने राजे रजवाड़ों के खानदान में ऐसा चलता था कि बाप राजा है तो बेटा भी राजा। अब क्या हो गया, बाप एमपी है तो बेटा भी एमपी बनेगा, चाहे बेटे में कोई गुण हो या ना हो। यह कोशिश हर एक बड़ा नेता करता है, अपने बेटा बेटी को जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसाने की कोशिश करता है। तो एक एक एमपी के ऊपर 2.5 लाख रुपया खर्च होता हमारी जेब से। ये आपका टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा, और उस पर ये तागड़ धिन्ना करते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। और उसके बाद जब विदेश यात्राओं पर जाते हैं, विदेश प्रवास पर जाते हैं, और कई कई एमपी तो ये है कि सरकार के खर्चे से अपने दिल का ऑपरेशन कराने जाते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करेंगे, सरकार के खजानों से पैसा निकलना चाहिए, और वो पैसा उनके ऊपर खर्च होता। और कैसे कैसे बहाने बनाकर एमपीज को ले जाने के लिए, अभी एक डेलीगेशन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सैकड़ों करोड़ रुपए खून पसीने की कमाई का बर्बाद कर दिया। क्या करने गए थे? दूसरे देश के पार्लियामेंट का अध्ययन करने गए थे। क्या अध्ययन करके आए? कुछ अध्ययन वध्ययन नहीं करके आए, घर के लिए कुछ खरीदारी कर लाए, बीबी के लिए साड़ियां ले आए, लिपस्टिक ले आए, नेल पॉलिश ले आए, पाउडर ले आए, और बातें करते हैं कि हम जा रहे हैं वहां पर। यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे लिए है नहीं। और उसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, और इसमें एमपीज के साथ अगर हिंदुस्तान की सभी असेंबलीज के एमएलए की तनख्वाह अगर आप जोड़ दें
तो ये 2.5 लाख रुपया जानते हैं कितना बैठता? 5.5 लाख रुपया। और ये 5.5 लाख रुपए में अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की चलने वाली एक एक मिनट की कार्यवाही को जोड़ दें तो ये रुपया 10 लाख के आसपास बैठता है। प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपया खर्च होता है इस देश की बांझ और वैश्या पार्लियामेंट को चलाने के लिए। ये है इस देश का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। और वहां बैठ के होता क्या है? कुछ नहीं होता है सिवाय एक काम के, जब मन में आया वॉकआउट करो, जब मन में आया हल्ला मचा दो। और आप अगर देखो, अब तो 0 आवर की कार्यवाही का 1 घंटे प्रसारण होता है। आपको लगता है कि ये पार्लियामेंट हिंदुस्तान के किसी मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों की क्लास से ज्यादा बेहतर है, जहां बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को तू मैं करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, उससे ज्यादा बेहतर आपको लगता है पार्लियामेंट का स्टेटस है? जिस तरह से झगड़े होते हैं, जिस तरह से तू मैं होती है, और जिस तरह से एक दूसरे की धोती उतारने का काम करते हैं वहां पार्लियामेंट में, आप सोच सकते हैं ये इस देश के एमपीज हैं। और आप वहां की तो बात छोड़ दीजिए, मेरे उत्तर प्रदेश में तो एक दिन ये हो गया कि माइक उठा के पटक के दूसरों के सिर पे मारा। इन लोगों ने ये किया, पेपर वेट उठा के मारा, पटक के सिर फट गए लोगों। ये मेरे यहां हुआ उत्तर प्रदेश में। और बिहार की असेंबली में तो रोज यही दृश्य रहता, कब पेपर वेट उठा के दूसरा जो है दूसरे के खोपड़े पर मार देगा, कुछ पता नहीं। माने हम जो है लाखों रुपया, 10 लाख रुपया खर्च करते हैं एक एक एमपीज पर और इस पार्लियामेंट की एक एक मिनट की प्रोसीडिंग्स पर। वो पार्लियामेंट हमको देता क्या? वो पार्लियामेंट सिवाय एक काम करने के कुछ नहीं कर रहा। देश बेचो और देश बेचो। इंडिया इज ऑन सेल। हिंदुस्तान की आजादी के 50वें सालगिरह पर हमने हिंदुस्तान को बेचने के लिए खोल दिया। ऐसे इस देश की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है आजादी। और ये समझौते पता है कैसे होते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा टेलीविजन पे, हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते। वो एक फाइल उनके हाथ में पकड़ा देता, वो दूसरी फाइल उनके हाथ में पकड़ा देता, देश बिकने का समझौता हो जाता। फाइल में अंदर क्या लिखा हुआ है कभी खोलकर आपको नहीं दिखाया जाता, और बराबर मुस्कुराते हुए ये काम होता है। माने देश बेचेंगे तो मुस्कुराते हुए सारे काम होते। ये सारा चलता है और इस देश में हम लोग जो है बेवकूफों की तरह से इस देश के पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर लाखों रुपया खर्च करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि इस देश में कोई आजादी आई नहीं। अंग्रेजों ने ये पार्लियामेंट अपने स्वार्थ के लिए बनाया था, वही पार्लियामेंट इस देश में चलता है। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो कानून बनाए थे वो कानून चलते हैं। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो संविधान दे दिया वो संविधान चलता है। और अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो अर्थव्यवस्था बनाई वही अर्थव्यवस्था चलती है। और हम सबको जानते हैं क्या कहा जाता है? देश का विकास हो रहा है। इतना बड़ा भ्रम कभी हुआ नहीं इस देश को, विकास हो रहा है। इस विकास के पैमाने क्या हैं जरा देखिए। विकास का माने क्या? 1947 में जब आजाद हुए तो इस देश के ऊपर एक नए पैसे का विदेशी कर्ज नहीं था। और अब कितना विकास हो गया है? अब विकास हो गया है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चा 8,500 रुपए का कर्जदार हो गया। ये विकास हो गया इस देश में। पहले एक नए पैसे का कर्जा नहीं था। 200 साल अंग्रेजों ने लूटा तो भी हमारे ऊपर एक नए पैसे का कर्जा नहीं था। और अब 50 साल की आजादी के बाद इस देश के बच्चे को हमने कर्जदार बना दिया। ये विकास हुआ। विकास की दूसरी परिभाषा मैं आपको देता हूं। कितना विकास हुआ? हिंदुस्तान जब 1947-48 में आजाद हुआ तो सारी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट होता था, जितना माल बिकता था, जितना ट्रेड चलता था, उस ट्रेड में हिंदुस्तान का हिस्सा 2% था, 2% था। और आज 1997 में सारी दुनिया के ट्रेड में हिंदुस्तान का हिस्सा घटकर 0.4% रह गया। इतना विकास हुआ। विकास कितना हुआ है? 1947-1948 में इस देश का विदेशी व्यापार का घाटा, माने आयात निर्यात का घाटा, आयात ज्यादा होता है निर्यात कम होता है, उसकी वजह से घाटा आता है व्यापार में। तो 1947-48 में रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार आयात निर्यात का घाटा 2 करोड़ रुपए था। आज 1997 में आयात निर्यात का घाटा 15,000 करोड़ हो गया है। ये है विकास इस देश का। और मैं विकास की परिभाषा दूं आपको। 1947-48 में 4 आने सेर का गेहूं मिलता था, आज 18 रुपए किलो का गेहूं हो गया। ये विकास है इस देश में। 1947-48 में रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 6 आने का 1 सेर दूध मिलता था गाय का शुद्ध, और अब 20 रुपए किलो का पाउडर का दूध पीजिए और आपका विकास हो गया। 1947-48 में इस देश में 3
पैसे की एक सेर भाजी मिलती थी, सब्जी मिलती थी। आज 20 रुपए की एक पाव भाजी मिल जाए तो अपने आप को बात भाग्यशाली समझिए। यह विकास हो गया इस देश में। 1947-48 में आपके पुरखों ने, जो दादा दादाजी यहां बैठे हैं बुजुर्ग, उनसे मैं शायद जानना चाहूंगा कि हापुस आम आपको खाने को ही नहीं बांटने को मिलता होगा, और अब 1997 में आके आम तो गया बहुत दूर, मैंगो फ्रूटी मिलती है 160 रुपए किलो की। हम कहते हैं विकास हो गया इस देश में। इस देश में इफरात मात्रा में पानी था और इफरात मात्रा में इस देश की नदियां भरी रहती थी। आज इस देश में जमीन खो दिए तो 500 फीट और 600 फीट पे पानी नहीं मिलता। हम कहते हैं विकास हो गया इस देश में। और अब धीरे धीरे हालत क्या हो गई है कि पहले दरिया देखते थे, महासागर देखते थे, तालाब देखते थे, पानी की अथाह जलराशि थी। आज कहीं कहीं फुब्बारा चलता है, थोड़ा थोड़ा पानी टपकता है। हम कहते हैं विकास हो गया इस देश में। 12 रुपए की पानी की बोतल मिलती है पीने के लिए। भारतीय संस्कृति में पानी कभी बेचने की चीज नहीं रहा। दूध और पानी इस देश में कभी बेचे नहीं जाते थे, जमीन भी कभी बेची नहीं जाती थी। उस देश में दूध बिकता है वो तो छोड़ दीजिए, पानी बिकता है 12 रुपए लीटर का, और हम बोतल लगा के घटाघट पीते, कहते विकास हो गया। हवा भी बिकने वाली है राजीव भाई, हवा भी बिकेगी। और हवा भी बिकेगी अब, क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन के मास्क अब बंबई में आएंगे। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, यहां स्थिति जापान जैसी होने जा रही है कि जगह जगह भारत सरकार को टेलीफोन बूथ की तरह से ऑक्सीजन बूथ बनाने पड़ेंगे। तो आप 10 मिनट चलेंगे, फिर बूथ में घुसेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, फिर 10 मिनट चलेंगे, फिर बूथ में घुसेंगे, फिर ऑक्सीजन लेंगे, तब जाके आप जो है अपने घर पहुंचे। ये आपका विकास हुआ। माने ये अजीब और गरीब परिभाषा है इस देश में विकास की, और इस विकास का मापदंड क्या है यही मेरे समझ में नहीं आता। इस देश के विकास में जानते हैं क्या होता? पानी इस देश में पेट्रोल से ज्यादा महंगा बिकता, और हम कहते हैं देश का विकास। और उसका हिसाब लगा लीजिए, पेप्सी कोला, कोका कोला 8 रुपए की बोतल बिकती है, 300 मिलीलीटर पानी है। उस पानी में कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया हुआ। दुनिया का सारा विज्ञान हमको यह सिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकालना चाहिए। हम पानी में मिलाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड घटाघट पीते और कहते हैं साहब हमारी तो तरक्की हो गई, हमारा तो विकास हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पी रहे। विज्ञान कहता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो। पेप्सी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड घटाघट पीते हैं, और पैसा कितना देते हैं? 8 रुपए का 300 मिलीलीटर, माने 27 या 28 रुपए का 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर माने 1 किलो। 1 किलो पानी है 28 रुपए का, और 1 किलो पेट्रोल है 25 रुपए का। यह विकास है। बाजार में जाइए, 5 रुपए 6 रुपए लीटर का दूध खरीदती है, और इन दोनों कंपनियों के 14 कारखाने हैं पूरे देश में। एक कारखाने में एक दिन में 30,000 लीटर दूध बर्बाद करते हैं ये दोनों कंपनी, और करोड़ों लीटर दूध बर्बाद करती हैं ये दोनों कंपनी। जिस दूध को 5-6 रुपए लीटर में खरीदती हैं गांव के किसान से, उसी दूध का चॉकलेट बनाती हैं तो बिकता है 180 रुपए किलो। चॉकलेट कैडबरीज का माने 180 रुपए किलो। तो बादाम की बर्फी नहीं मिलती, बादाम की बर्फी से महंगी चॉकलेट बिकती है जिसमें जहर मिलाया हुआ है, निकिल और क्रोमियम का। माने जहर जो है बादाम से महंगा बिकता है, और हम कहते हैं विकास हुआ है। ये अजीब परिभाषाएं हैं हमारे विकास में। और दोस्तों, सच मायने में कोई विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है इस देश का। और ये विनाश जानते हैं कैसा हुआ? आप एक बाजू में देखते हो, राजीव भाई को पूछोगे कि राजीव भाई CLO कार दौड़ती है, मारुति दौड़ती है, 5 स्टार होटल बन गए, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए, इतनी चमक दमक हो गई है बंबई में, केंटकी फ्राइड चिकन आ गया, मैकडॉवेल आ गया, तो क्या ये सब बेवकूफी है? और मैं आपको यही कहने आया हूं कि ये जो कुछ आप देखते हैं ये सब उधार का विकास है। कर्जा लिया है और उस पर से ये हुआ, और ये कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा, और कर्जा चुकाने की औकात अब भारत सरकार की खत्म हो गई है। जानते हैं क्या होता है? हर साल भारत सरकार पिछला कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेती है। इस साल क्या स्थिति है? 60,000 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना है। कर्ज चुकाने की तो बात छोड़ दीजिए। और इस देश के बजट की हालत देखिए कि विकास का माने क्या। भारत सरकार के नेशनल बजट में जो एक साल का करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का, 2 लाख करोड़ के नेशनल बजट में 60,000 करोड़ रुपया सिर्फ विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च होता। बजट का 1/3 60,000 करोड़ विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च होता है, और 54,000 करोड़ देश का प्लैंड एक्सपेंडिचर है।
माने देश में सच में विकास करने के लिए 54,000 करोड़ खर्च होता है और उस विकास को करने के लिए जो कर्ज लिया है उसका ब्याज चुकाने में 60,000 के, और तालियां बजाते हैं कि देश का विकास हुआ। और क्या होता है, जिस दिन भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज मिल जाता, उस दिन हिंदुस्तान के सारे बड़े अखबारों में, माफ करेंगे 2 अखबार वाले यहां बैठे, सारे बड़े अखबारों में मोटी मोटी हेडलाइन कि एड इंडिया कंसोर्टियम से $5.6 बिलियन मिलने जा रहा है, $10 बिलियन मिलने जा रहा, $15 बिलियन मिलने, माने ये नेशनल न्यूज बनती है। जो शर्म की बात है हमारे लिए वो नेशनल न्यूज बनती है। मीडिया में बैठे हुए लोगों के दिमाग का विकास भी इतना हो गया कि जिस पर संपादकीय आने चाहिए थे शर्म के कि इस देश पर विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, उन अखबारों में इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन की खबरें छपती हैं। और अखबारों में खबरें छपती हैं वो तो एक बाजू में, पार्लियामेंट में ताली बजा बजा के स्वागत होता है कि आज हमको विदेशी कर्ज मिल गया, स्वागत होता है। और जानते हैं इस सरकार का चरित्र क्या? इस सरकार ने बेगर्स एक्ट बनाया, आपको मालूम, भिखारियों का कानून। और भिखारियों का कानून क्या है? दिल्ली में है, यहां महाराष्ट्र में भी, कई प्रदेशों में लागू है। उसमें क्या है, अगर कोई भिखारी 10 पैसे की भीख मांगे, 50 पैसे की भीख मांगे, 1 रुपए की भीख मांगे तो पुलिस वाला बंद कर देगा पकड़। ये बेगर्स एक्ट कहता है। तो माने 10 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए की भीख अगर कोई मांगता है तो उसको जेल में बंद कर देते हैं। और ये $5 अरब की भीख मांग कर लाते हैं, तालियां बजा बजा के स्वागत करते हैं पार्लियामेंट। इनको पकड़ के जेल में बंद नहीं करते। जरा पूछिए कि 50 पैसे की जो भीख मांग रहा है बेचारा, वो गरीब आदमी है, उसको तो पकड़ के तिहाड़ जेल में बंद कर देंगे। और जो $5 अरब की भीख मांग के ला रहा है उसको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड देते हैं। ये इस देश की कम नसीबी। और ये सारा का सारा विदेशी कर्जे के आधार पर तामझाम जो खड़ा किया है, जानते हैं जिन जिन देशों ने दुनिया में विदेशी कर्ज के आधार पर अपना विकास किया है वो सारे देश दिवालिये हो गए हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं। और आपको सुनना हो तो मैक्सिको की कहानी सुनिए, सुननी हो तो ब्राजील की कहानी सुनिए, सुननी हो तो कोस्टारिका की कहानी सुनिए, कोलंबिया की कहानी सुनिए, इथियोपिया की कहानी सुनिए, सोमालिया की कहानी सुनिए। जानते हैं इथियोपिया और सोमालिया में क्या हुआ? उस देश के पास इतनी नेशनल प्रॉपर्टी होते हुए भी वो देश भुखमरी के कगार पर है। क्यों? सारी की सारी नेशनल प्रॉपर्टी इथियोपिया और सोमालिया की अमेरिका की कंपनियों के कब्जे में चली गई। क्यों चली गई है? सोमालिया की और इथियोपिया की सरकारों ने 10 साल पहले इसी विकास का रास्ता पकड़ा था, विदेशी कर्ज लो और विकास करो। कर्ज लेते लेते 10 साल के बाद यह हालत हो गई है कि आज अगर इथियोपिया अपनी पूरी राष्ट्रीय संपत्ति बेच दे तो विदेशी कर्ज नहीं चुक सकता, यह हालत हो गई। सोमालिया अगर अपनी पूरी संपत्ति बेच दे तो उनके ऊपर जितना विदेशी कर्ज हो गया वो चुक नहीं सकता। तो इन देशों ने जो रास्ता पकड़ा था उधार लेकर विकास करने का, वही रास्ता हमने पकड़ा। और जानते हैं धीरे धीरे हमारी हालत भी वही हो रही है। अगर भारत सरकार की नेट इनकम का हिसाब में लगाऊं तो जितनी कुल आमदनी है वो कुल आमदनी का करीब 60% विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च होता। भारत सरकार की कुल आमदनी 1,10,000 करोड़ की है और 60,000 करोड़ रुपया खर्च करती है विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में। ये चल रहा है इस देश में। और बजट बनता कैसे? अभी आ रहा है बजट, वो बनता कैसे उसको समझ लीजिए कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च हुआ। उसके बाद 20,000 करोड़ रुपया सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह देने में खर्च होता और उस 20,000 करोड़ के बाद लगभग 5 से 6,000 करोड़ रुपया पेंशन देने में खर्च होता। उसके बाद भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय का बजट है वो 20-22,000 करोड़ का उसमें चला जाता और उसके बाद जो कुछ बचा है वो सब नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में चला जाता है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर से कई गुना ज्यादा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, माने जहां सच में पैसा लगना चाहिए वहां पैसा लगता नहीं है और जहां पैसा नहीं लगना चाहिए, कम होना चाहिए, वहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है और वो बराबर घाटा चलता रहता है। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? या तो नोट छापते हैं और नोट छापने से काम नहीं चलता है तो हिंदुस्तान की सरकार फिर विदेशों से कर्ज लेके आती है। और अब की बार तो सरकार ने अद्भुत फैसला किया है आपको लूटने का। जानते हैं क्या किया? भारत सरकार के रिजर्व बैंक ने तय कर लिया है कि इस साल 100 रुपए का सिक्का छापेंगे और 100 रुपए का सिक्का आपको 200 रुपए में बेचा जाएगा। जरा सोचिए, ये आजाद हिंदुस्तान के बनने वाले नियम है कि 100 रुपए का सिक्का बनेगा, वो आपको बेचा जाएगा 200 रुपए में, माने हर एक आदमी की जेब से 100 रुपया निकाला जाएगा। ये सरकारें लूटने का काम कर रही हैं, ये सरकारें हैं हमारी। ये तो डकैत हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, लुटेरे।
इनको सरकार कहना तो सरकार शब्द की तौहीन करना है मेरे हिसाब से। और अंग्रेजों ने दोस्तों जितना नहीं लूटा है इस देश को, उससे ज्यादा लूट पिछले 50 साल में इस देश की हुई। इसी देश के कुछ बड़े अर्थशास्त्रियों में, जिनमें प्रोफेसर एस.के. गोयल और ब्रह्मानंद जैसे लोग हैं, उनके कुछ रफ एस्टीमेट हैं। मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितना लूट कर ले जाती थी एक साल में इस देश से। तो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट 60 करोड़ रुपए के बराबर था। तो 60 करोड़ रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी दर वर्ष ले जाती थी लूट कर। अब कितना लूट रहे हैं? हिंदुस्तान में इस समय 4000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं। वो सारी कंपनियां एक साल में मिलकर करीब 70,000 करोड़ रुपए ले जाती हैं। जब हम गुलाम थे तो हमारी कम लूट होती थी। अब आजाद हो गए हैं तो इस देश में लूट ज्यादा बढ़ गई है। और कुछ उदाहरण से समझ लीजिए कि लूट कैसे होती है। पेप्सी कोला और कोका कोला कुछ नहीं बेचता, पानी बेचता, और पानी बेचकर पिछले साल ये दोनों कंपनियों ने 240 करोड़ रुपए लूटा है इस देश से। 240 करोड़ रुपए लूटा। एक बाजू में इस देश में लाखों गांवों में पीने का पानी नहीं है, और भारत सरकार इस बात को कहती है पार्लियामेंट में। शर्म आनी चाहिए कि आजादी के 50 साल बाद भी लाखों गांवों में पीने का पानी नहीं है। और ये हालत आपको देखनी हो तो ज्यादा दूर मत जाइए, गुजरात के कच्छ के इलाके में चले जाइए। मैं 3 महीने रहा हूं कच्छ में। जब कारगिल कंपनी के खिलाफ अभियान चलता था तो मैं 3 महीने कच्छ में रहा था। 4-4 दिन में, 5-5 दिन में एक टैंकर आता है एक गांव में। 4-4 दिन में 5-5 पीने का पानी नहीं होता। लेकिन उन गांवों में मैंने पेप्सी कोला, कोका कोला बिकते देखा। शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलेगा, पेप्सी बिकेगा इस देश में। और पेप्सी बिकेगा तो उसका 240 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के खून पसीने की कमाई का वो अमेरिका ले जाएंगे। इस 240 करोड़ रुपए से हिंदुस्तान के 2.5 लाख गांवों में पीने का पानी दिया जा सकता, जितने पैसे से हम पेप्सी और कोका कोला पी के अमेरिका पैसा बेचते। और बराबर हम भी यही कहते हैं, भारत माता की जय। 240 करोड़ गया अमेरिका, और ताली पीट के भारत माता की जय। भारत माता की जय कहां से होने वाली? और हम भी यही मानते हैं कि जब तक पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, हमारा विकास नहीं होएगा। पहले घर घर में, गली गली में जाते थे, कोई केरी का रस पिलाता था, कोई शिरडी का रस पिलाता था, कोई नींबू का रस पिलाता था। अब घुसिए घर में, सबसे पहले पूछे, राजीव भाई चाय पिएंगे? कि राजीव भाई कहेंगे नहीं नहीं चाय नहीं पिएंगे। तो कॉफी पिएंगे? नहीं नहीं कॉफी भी नहीं पिएंगे। तो ठंडा पिएंगे, पेप्सी या कोका कोला पिएंगे? माने चाय पिलाओ तो मारो राजीव भाई को, क्योंकि कैफीन है, निकोटिन है, दोनों ही जहर है। कॉफी पिलाओ तो भी मारो राजीव भाई को, और ऊपर से ठंडा पिला दो तो और जल्दी मार डालो राजीव भाई को। आए हैं राजीव भाई अतिथि बनके और पिला रहे हैं उनको कोका कोला, माने कार्बन डाइऑक्साइड। दिमाग ऐसा गुलाम हो गया है कि 1 मिनट सोचते नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। और यह सब विकास के नाम पे होता है। और एक एक कंपनी इस देश में आई है, ये जो विदेशी कंपनियां है ना, एक कंपनी है उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव, अमेरिका की कंपनी है। इस देश में आई 50,000 रुपए की पूंजी से उसने इस देश में धंधा शुरू किया। आज कॉलगेट पामोलिव कंपनी के एक साल के प्रॉफिट 180 करोड़ रुपए के। 50,000 से धंधा शुरू किया उसने। हिंदुस्तान लीवर, हॉलैंड की कंपनी, असली नाम यूनिलीवर है, इस देश में आई धंधा करने। 24 लाख रुपए से धंधा शुरू किया और आज उस कंपनी के प्रॉफिट 480 करोड़ रुपए के आसपास। कुछ लाख रुपए लेके आते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति यहां से बटोर के ले जाते हैं। पूंजी वो नहीं लाते हैं, पूंजी हमारे यहां से उनके यहां जाती है। और ये सारे गरीब देशों की यही हालत है। दुनिया के 120 गरीब देशों से जितनी पूंजी दुनिया के अमीर देशों में जाती है, आप सोच नहीं सकते। लास्ट ईयर के आंकड़े हैं अंकटाड के, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लास्ट ईयर की बुकलेट के आंकड़े हैं, वो मैं कोट कर रहा हूं कि 120 देशों में एक साल में अमीर देशों से लगभग $500 बिलियन की पूंजी आती है, कर्जे के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में, फॉरेन एड के रूप में। और इन्हीं 120 देशों से अमीर देशों को जो जाने वाली पूंजी है वो $745 अरब है। $745 बिलियन चला जाता है, 500 बिलियन वहां से आता। वहां से आता कम है, जाता ज्यादा है। पूंजी वो नहीं लाते हैं, पूंजी हम उनको देते हैं। ये उल्टा दुष्चक्र बनाया हुआ। और इसी लूट के दुष्चक्र को कायम बनाने के लिए ये लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, गेट है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, ये जितने तामझाम है, ये सभी इस लूट के सिलसिले को बरकरार बनाए रखने के